अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। किसका जिक्र कर रहे हैं हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको बताएंगे। उसके बाद आइंदा बजट कैसा होगा। 10 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है। ये आईएमएफ का अप्रूव्ड बजट है। काफी अरसे से पाकिस्तान में आईएमएफ अप्रूव्ड बजट ही होता है। आपके और हमारे ऊपर इस वक्त किस तरह के टैक्सेस लगने जा रहे हैं, ये बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में पाकिस्तानी गरीब तर हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक ने जब अपना पैमाना तब्दील किया है गुर्बत के तयन का, तो पता चला है कि पाकिस्तानी तो 44% ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर के पास हैं या उससे नीचे हैं। शॉकिंग डिटेल्स हैं। ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं दो बड़ों की लड़ाई की। आप समझेंगे कि शायद ये कोई दो बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं, क्योंकि हमें इस वक्त हम देख रहे हैं कि डिसरप्टिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो मुल्क भी एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो हम पहला ख्याल तो यही जाता है कि कोई दो बहुत ही अहम बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ाई हो रही होगी। हरगिज ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया के दो जिसे कहते हैं ताकतवर तरीन इंसान जरूर आपस में लड़ रहे हैं। एक है अमरीकी सदर ट्रंप और दूसरे हैं इलॉन मस्क। और हम देख रहे हैं कि कल से ट्विटर के ऊपर एक बहुत ही शानदार किस्म का उनके दरमियान ट्विटर एक्सचेंज हो रहा है। स्टोरी क्या है जी? स्टोरी ये है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई को इलॉन मस्क ने अचानक मुशीर और डॉज के सरबराह के हवाले से अपना जो चार्ज है उसको छोड़ा। सदर ट्रंप ने इलॉन को विफाकी सतह पर अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इलॉन ने $4 ट्रिलियन के बिल पर तनकीद की थी। $4 ट्रिलियन के बिल के हिस्सों से इख्तिलाफ था। इलॉन ने कहा कि अखराजात में कमी का मिशन तब मुकम्मल होगा जब ये हुकूमत का मामूल बन जाएगा। इलॉन ने ओहदा छोड़ने के बाद टैक्स कटौती पर भी तनकीद की। इलॉन मस्क ने ट्रंप पर संगीन इल्जामात लगाते हुए उन्होंने ट्रंप के मुआवजे का भी मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने इलॉन मस्क को पागल करार देते हुए सरकारी ओहदा खत्म करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क की तनकीद से मायूसी हुई। ट्रंप ने यह भी कहा कि इलॉन बिल के मामलात से बखूबी वाकिफ थे। इलॉन ने कहा 4 ट्रिलियन का जो बिल है वो कभी दिखाया ही नहीं गया। इलॉन ने कहा कि ट्रंप का नाम बदनाम एप्स्टीन की फाइल में मौजूद है। जेफरी एप्स्टाइन जो कमसनों के साथ जिनसी ज्यादती में मुलविस करार दिया गया था। इलॉन मस्क का इल्जाम है कि ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टाइन की दस्तावेजात सामने नहीं लाई जा रही। इलॉन ने यह भी कहा कि लिख कर रख ले, हकीकत सामने आके रहेगी। उन्होंने कहा कि मुआवजा करके जेडी वैंस को सदर बनाया जाए। इलॉन मस्क की टैक्स पर तनकीद की वजह से टेस्ला के हिस्से में देखा कि कमी हुई और ट्रंप ने कहा कि वो समझ सकते हैं कि इलॉन मस्क क्यों नाराज है। उन्होंने कहा कि नासा के सरबराह के लिए इलॉन मस्क के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की नामजदगी वापस लेना भी नाराजगी की वजूहात में शामिल है। इससे पहले हमने देखा कि अमरीकी इलेक्शन के अंदर इलॉन मस्क का किरदार कलीदी था और कई मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप इसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, बल्कि इलॉन मस्क का एक्सेस था तमाम कैबिनेट की मीटिंग्स के अंदर। और हमने देखा कि कैसे एक ब्रोमांस था दोनों के दरमियान में और क्या एक दूसरे की तारीफें हुआ करती थी। मुलाजा कीजिए। He supported me in the election. That's when I got to know him. Really, I knew him a little bit from the first term, but not much. But he's a patriot more than anything else. He's never think of it. He has never asked me for a thing. He could have. I always say, I wonder if he's ever going to ask me for something. And that's always subject to change. And if it does change, I'll let you know about it. But Elon has never asked me for a thing. I mean, I got rid of the electric car mandate. I have no idea how that affects him, but possibly not good. I don't know. But he's never asked me for a thing. Very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. Knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. And it really is unfair. He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. इलॉन मस्क बड़े गुस्से में भी हैं। उन्होंने कल एक बहुत बड़ा क्लेम और भी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि उनकी मदद के बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। जो डेमोक्रेटिक्स हैं वो जो हाउस है उसका कंट्रोल हासिल कर लेते और रिपब्लिकन्स 51 और 49 के दरमियान उनका तनासब होता सेनेट के अंदर। और उसके बाद इलॉन ने यह भी कहा कि एक बहुत ही नाशुक्रेपन का इजहार किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसके अलावा ये भी वो नाराज हो कि उन्होंने कहा कि वो डीकमीशन करने लगे हैं अपना जो ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का प्रोग्राम है इमीडिएटली। इस मौके पे ट्रंप साहब ने ये भी धमकी दे दी कि शायद
उनकी जो सब्सिडीज है उनको खत्म कर देना चाहिए, तो बड़ा ही पब्लिक आउटबर्स्ट हो रहा है। क्या किसी का ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा? हरगिज नहीं, सबको मालूम था कि एक दिन इन दोनों के दरमियान फॉल आउट होगा, इतनी जल्दी हो जाएगा और इस तरीके से स्पेक्टेकुलर ही होगा, ये शायद लोगों का ख्याल नहीं था। लेकिन अभी भी लोग समझते हैं कि शायद इसके दौरान में कोई ना कोई इंटरमीडिएट ही किरदार अदा करेगा और दोनों के दरमियान एक तरह से ट्रूस कराएगा, फायरबंदी कराएगा। लेकिन कल बड़ा चस्का लिया सोशल मीडिया ने इसके ऊपर, पूरी दुनिया में तमाम लोग हर तूल और इसमें इस लड़ाई को देख रहे हैं। देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। इस दौरान पाकिस्तानी वफ्द भी वाशिंगटन के अंदर मौजूद है, बहुत सारी यहां मुलाकातें की हैं और वहां पे कुछ मुलाकातें मजीद स्केड्यूल्ड भी हैं। इसके अलावा खाली वाशिंगटन नहीं, यूरोप में और दुनिया के और अहम कुछ कैपिटल्स में भी ये डेलीगेशन रुकता रुकाता आएगा। अभी तक इस पे क्या डेवलपमेंट हुई है? अमरीकी जो वक्त के साथ हमारी मुलाकातें हैं उसमें भारत की स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है, इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ है आई न्यूज के वाशिंगटन में, आज सुबह से डेलीगेशन के साथ थे भी, उनसे गुफ्तगू भी की, हमने देखा कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज उन्होंने किए भी, आई न्यूज पे हमने आपको वो गुफ्तगू सुनवाई भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जहांजेब, आपसे आगाज करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो दौरा है इसका क्या स्टेटस है और ये इसके बाद अगली मंजिल कहाँ है, और तमाम मुलाकातें हो गई हैं या अभी कुछ और मुलाकातें भी है जो स्केड्यूल्ड है? जी बहुत शुक्रिया मारिया आपका। बहुत ही जबरदस्त किस्म का दौरा रहा। इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी पजीराई होगी इस दौरे के अंदर। आप देखिए कि जो भी गुफ्तगू हुई इस तमाम दौरे के अंदर वो हम सब ने सुनी है, बिलावल ने जिस तरीके से बातचीत की है, बाकी डेलीगेशन ने भी। लेकिन अहम बात यह है कि इस मरतबा जो पाकिस्तान का जो वफ्द था मारिया यहाँ पर, मैं पिछले 12-13 साल से अमेरिका के अंदर कवर कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी जितने वफूद आते हैं यहाँ पर, इतना इम्प्रेसिव जो वफ्द है वो कभी देखा नहीं गया। अब देखिए कि बिलावल एक पाकिस्तान का एक बहुत बेहतर इमेज लेकर आए हैं, एक रोशन ख्याल इमेज लेकर आए हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने थिंक टैंक्स के अंदर, कांग्रेस अरकान के साथ उनकी मुलाकातें, अमरीकी महकमा खारजा में उनकी मुलाकातें, यूनाइटेड नेशंस में उनकी मुलाकातें, फिर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यूएन कवर करते हैं, दुनिया भर के सहाफी जो कि वहां मौजूद होते हैं, हर किसी का सवाल लिया और उनकी जो गुफ्तगू आपने सुनी, इंतहाई रोशन ख्याल, लिबरल और पाकिस्तान का एक ऐसा चेहरा उन्होंने दिखाया मुस्तकबिल का कि पाकिस्तान सबके साथ अमन चाहता है, दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान तिजारत के लिए तैयार है, इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। और ऑब्वियसली बिलावल का एक अपना इमेज भी, एक यंग शख्स जो आया, जो कि साबिक फॉरेन मिनिस्टर भी रहा और जिस तरीके से डेलीगेशन को लीड कर रहा है, आई मस्ट से दैट कि हमें भी जो है काफी फख्र महसूस हुआ जिस तरीके से उन्होंने यहाँ गुफ्तगू की। दूसरी अहम बात यह है कि ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी, आप वक्त के अरकान में देखिए, हिना रब्बानी खैर, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, इनकी जो गुफ्तगू थी, मैं ये नहीं कह रहा कि चले बहुत अच्छी अंग्रेजी जबान तो उन्होंने बोली, लेकिन जब आप यहाँ पर अमेरिका में आते हैं तो आपको ऐसा कहते हैं ना कि आप एक बुरा खाना अच्छी प्लेट में भी पेश करें तो वो भी बड़ा लोगों को मजा आता है देखने का और खाने का। तो ये डेलीगेशन इस तरह का था, हर रंग था, हर जमात की इसमें नुमाइंदगी थी। और आप ये देखिए कि इस मौके के ऊपर यहाँ पर एक भारतीय वफ्द भी मौजूद था शशि थरूर की क़यादत के अंदर। हमने देखा कि वो बिल्कुल नाकाम रहे और उनकी कोई बात उस तरीके से नहीं सुनेगी, ना ही उन्होंने उस तरह के इवेंट्स किए। देखिए बिलावल तो यूएन के कॉरेस्पॉन्डेंट के सामने बैठ गए हर किस्म का सवाल लेने के लिए, वो पाकिस्तानी मीडिया के सामने भी बैठ गए, अमेरिका मीडिया समेत इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी बैठे कि करें हमसे सवाल, जो आपको कीजिए, जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं। और देखिए पाकिस्तान हमेशा से सबूत पेश करता रहा है भारत के खिलाफ, जो भारत पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता रहा है, उस पर बात भी हुई। लेकिन भारतीय वफ्द जो है, मैं खुद भी एक इवेंट में मौजूद था नेशनल प्रेस क्लब, वाशिंगटन नेशनल प्रेस क्लब के अंदर, और वहां पर शशि थरूर और दीगर जो उनके भारतीय आए हुए हैं अरकान, उनसे सवालात किए गए कि पहलगाम वाकये के सबूत किधर हैं, तो वो उस पर कोई खास जवाब नहीं दे सके। और दूसरी बात ये देखिए कि आप आज इस दौर के अंदर आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। अमेरिका के इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है और इसके शराकतदारों की कि इनको सब पता है
کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان نے ایک بڑا واضح پیغام یہ دیا ہے کہ اگر بھارت نے دوبارہ ایسی کوئی جارحیت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. صحیح. جہاں سے ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہ تو آپ واشنگٹن میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس وفد کے ساتھ بھی تھے، آپ ٹیل بھی کرے تو ان لوگوں کو ذرا ہم چاہتے ہیں اعزاز چودھری صاحب کے پاس. بہت شکریہ اعزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو میں نے واشنگٹن سے اپڈیٹ لی جہاں زیب سے. یہاں سے اسلام آباد میں بیٹھ کے 2 مختلف ڈیلیگیشنز ہیں. ایک بھارتی ڈیلیگیشن ہے، ان کی ٹارگٹ آڈینس اور پاکستان کی ٹارگٹ آڈینس میں مجھے واضح فرق نظر میں آیا. بھارت کی جتنی یہ ڈپلومیسی ہے یہ مجھے زیادہ ان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی کنزمپشن کے لیے نظر آ رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو پاکستانی ڈیلیگیشن ہے. ہمارا ٹارگٹ آڈینس، ہمارے فورمز، ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے ملاقات کر رہے ہیں، کس زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ بڑا مختلف دونوں کے اندر ایک سٹارک ڈفرنس نظر آیا. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں. میں اگر جہاں زیب کی بات پر پہلے کچھ کامنٹ کر دوں. انہوں نے کہا کہ برا کھانا اچھی پلیٹ میں ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا کھانا جو ہے وہ بری پلیٹ میں بھی اچھا لگے گا. اس وقت پاکستان کا کھانا اچھا ان دی سینس کہ پاکستان کا مقدمہ مضبوط ہے، ہندوستان کا مقدمہ کمزور ہے، وہ برا کھانا ہے. اور وہ انہوں نے ششی تھرور کی اچھی انگریزی میں بھی پیش کرنے پہ نہیں چل رہا، کیونکہ اس دفعہ ان کا مقدمہ بہت ہی کمزور ہے. اور انہوں نے خود بتایا کہ جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے ایویڈنس کا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے اس کا. اتنا دیکھیں نا، آپ نے بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام آپ نے لگا دیا اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ پاکستان کے اندر آپ نے میزائل داغ دیے اور اتنی جانیں لے لی رات کے اندھیرے میں. تو یہ میرے خیال میں اس دفعہ ان کی اس لیے پذیرائی نہیں ہو رہی. تو چنانچہ جب بات نہیں چلی کیونکہ دنیا کے کسی ملک نے ان کی نہیں سنی تو ان کے پاس رہ دے کہ وہی رہ گیا جو مودی صاحب کر رہے ہیں، یعنی اپنے ہی لوگوں کو جھوٹ سے بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے جیت لی ہے جنگ. وہ تو جب ان کے لوگ پاکستان میں کی خبریں سنتے تو تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شاید ہم سے کہیں جھوٹ تو نہیں بولا جا رہا. اب ششی تھرور صاحب کا جو وقت ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے کہ ڈومیسٹک آڈینس کو آپ کا مشاہدہ بالکل درست ہے. وہ بھی ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جیتے ہیں. آپ جیتے نہیں ہیں. ایک تو آپ ہارے ہیں، دوسرا آپ کا مقدمہ بھی کمزور ہے. آپ نے غلط ایک استدلال کے ساتھ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سیاسی قیمت نظر آ رہی ہے نا مودی صاحب کو، اس وجہ سے یہ سب کے سب اب ڈومیسٹک آڈینس پہ لگ گئے ہیں. لیکن ڈومیسٹک آڈینس بھی تو اتنی بیوقوف نہیں ہوتی نا جی. آہستہ آہستہ آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا نعرہ لگایا ہے راہل گاندھی صاحب نے کہ نریندر از سرنڈر. تو اس سے ہی صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان کو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی بات چل نہیں رہی ہے. امریکہ جس کو یہ اپنا بہت بڑا اتحادی سمجھتے تھے، جس کو سمجھتے تھے کہ اس نے تو اب ہماری جیب میں ہے، وہیں سے سب سے پہلا ان کو تیر آیا ہے. اور اس لیے آیا ہے کیونکہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ہے، ان کے اپنے سیٹلائٹس ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم خواہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو میں آپ کے مشاہدے سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اب ڈومیسٹک آڈینس پہ چلے گئے اور اس کے مطابق ہی وہ وہاں پہ اپنا سارا کام کر رہے ہیں. بلکہ وہ کہیں میں نے انڈین چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں اور وہاں گانے گا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو جس پہ بڑی خفگی شو کی جا رہی تھی. میرے خیال میں پاکستان کا ایک تو مقدمہ مضبوط ہے، دوسرا یہ صحیح کہہ رہے ہیں جہاں زیب کے بڑے قابل لوگ ہیں یہاں سے. میری تو صرف یہی خواہش تھی کہ سارے وہاں پر جس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان نے ہمیں دیکھا کہ ہائی پاورڈ وہاں پر جو انڈیویجولز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. وہ جو پاکستانی کاکس ہے، انڈین کاکس ہے، اینٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ مختلف فورمز کے اوپر، تھنک ٹینکس کے اوپر، میڈیا کے سامنے. کیا بھارتی وفد کی اپروچ ڈفرینٹ تھی؟ انہوں نے کیا کوشش ہی نہیں کی یا انہوں نے کوشش کی ہے لیکن ہمیں وہ آڈینس جو ہے وہ زیادہ افیکٹولی ہم اس کو گراسپ کر پائیں؟ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جہاں زیب سے؟ جی جہاں آپ سے. جی سوری. دیکھیے ماریا، جتنی اوپننیس ہم نے دیکھی بلاول کی اور پاکستان کے دیگر جو وفد کے اراکین ہیں، اتنی اوپننیس کبھی بھی نہیں نظر آئی. اتنا کھلی ڈلی بات چیت کبھی نظر نہیں آئی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سچ بول رہا ہے.
वो कहते हैं ना कि ऑनेस्टी जब आप ऑनेस्ट होते हैं तो सब चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं। और आप देखिए कि जैसे आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के ठीक है, पाकिस्तान ने अपना मुकदमा भी पेश किया, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इंडिया ने बड़ी यहाँ पे बड़े अरसे से कोशिश की कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के ऊपर जो है बातचीत की जाए, और हमेशा से वो वावेला करते रहे हैं कि पाकिस्तान के जौहरी हथियार जो हैं वो कभी दहशतगर्दों के हाथ में लग सकते हैं। और हमने देखा कि बाइडेन इंतजामिया ने इस हवाले से कुछ बात भी की, लेकिन यहां आकर बिलावल ने और पाकिस्तान के वफ्द के दीगर अरकान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ भारत का मुकाबला करने के लिए है। यहां पर खबरें छप रही थी कि जी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इतना उसमें बढ़ावा आ गया कि वो तो अमेरिका को भी हिट कर देंगे। इस पर बिलावल ने तो और दीगर अरकान जो है वो कह लगाते रहे कि भाई हम अमेरिका को कहां से हिट करना चाह रहे हैं, हमारा जौहरी प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत का मुकाबला करने के लिए। और ये कहा बिलावल ने कि अगर भारत ने दोबारा कोई पानी के मामले पर कोई चीज का मामला किया और अगर ये मामला खत्म ना हुआ तो पहली जौहरी जंग जो है दुनिया की वो पानी के मामले के ऊपर हो सकती है। तो पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि इस मामले पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और दूसरी बात एक और बड़ी अहम है मारिया यहाँ पर कि देखिए जो कांग्रेस अरकान से जो बिलावल की मुलाकातें हुई हैं, वफ्द के दीगर अरकान की भी बाई पार्टीजन ग्रुप्स से, रिपब्लिकन्स भी थे उसमें, डेमोक्रेट्स भी थे, और उनको पाकिस्तान के हवाले से ही बताया गया है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है बड़ी एक अजीब किस्म की कैंपेन शुरू की हुई है जिसमें भारत भी शामिल है और पाकिस्तानी भी कुछ ऐसे हैं जो कि हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान का भी एक सॉफ्ट इमेज पेश किया, उन्होंने बताया ठीक है हमारे डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिन पर हमें भी काबू पाने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बिलावल ने बताया कि किस तरह माइनॉरिटीज के राइट्स का वहां पर ख्याल किया जा रहा है, किस तरह खवातीन को वहां पर मजबूत किया जा रहा है, किस तरह डेमोक्रेसी को वहां पर मजबूत किया जा रहा है। तो एक ओवरऑल पैकेज था और इतनी ओपननेस के भाई जो आपने सवाल करना कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि यूएन का जो यूएन कॉरेस्पॉन्डेंट की एसोसिएशन है उसमें तकरीबन दुनिया के हर मुल्क का सहाफी है और हर मुल्क के सहाफी ने बिलावल से सवाल किया जिसका बिलावल ने बड़े बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। यहाँ पर एक और बात बड़ी अहम है, देखिए हमारे कुछ लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, हमने पहले ही बात की थी, एक 10 सेकंड आपसे और लूंगा कि देखिए इस वक्त के आने से ये बात यहाँ पर साबित हुई है कि पाकिस्तान को वाशिंगटन डीसी जैसे शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक ऐसे सफीर की जरूरत है जो कि जिसका सियासी बैकग्राउंड हो, क्योंकि यहाँ पर सियासी शख्स अगर सियासी शख्सियत होगी शहरी रहमान की तरह, इनार बानी खर की तरह या हुसैन हक्कानी की तरह, वो तो खैर किसी और तरफ चले गए थे, तो उसका हमें बहुत फायदा होगा क्योंकि इस वक्त ट्रंप की इंतजामिया जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन आगे जाजेब। एजाज साहब मैं आपकी तरफ बढ़ती हूँ, जो खास तौर पे पानी के ऊपर पाकिस्तानी डेलीगेशन ने गुफ्तगू की और कहा जी कि अगर कोई अगली जंग होगी जो किसी तरफ भी जा सकती है तो वो पानी के इशू के ऊपर होगी। क्या पाकिस्तान का अपना ये मुकदमा पानी के हवाले से दुनिया को इफेक्टिवली समझा पा रहा है? क्या वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आप देख रहे हैं? क्योंकि ये 25 करोड़ लोगों के मुल्क का पानी है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई एक नहर बंद होने की बात नहीं कर रही। डाउन स्ट्रीम 25 करोड़ लोग इससे असरअंदाज होंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, ये पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जिंदगी और मौत का मामला है और इसीलिए मैंने एक जगह अर्ज की थी कि ये जो अच्छे हमारे काबिल लोग हैं ये जहां और लोग और मुल्कों से मिल रहे हैं वहां पे लोअर राइपेरियंस जो मुख्तलिफ रिवर रिजीम्स हैं ना दुनिया में उनको भी मिले, क्योंकि वो लोग जो हैं वो आपके सबसे बड़े इत्तेहादी हों। उन लोगों को अंदाजा है कि ये एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट हिंदुस्तान सेट कर रहा है जिसको कल को दूसरे रिवर बेसन्स के अपर राइपेरियंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को मुकदमा बड़ा मजबूती से लड़ना पड़ेगा और ये इतना खैर मतलब बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ही जोरदार बयान दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई पहली न्यूक्लियर जंग इस पे हो सकती है। हिंदुस्तान को इसको संजीदगी से लेना चाहिए, दुनिया तो लेगी लेकिन हिंदुस्तान को भी समझना चाहिए। खैर उन्होंने अभी तक ये ट्रीटी खत्म नहीं की है, मुझे सेंस है कि अगर इन पर ज्यादा दबाव बढ़ा तो ये शायद कोई ना कोई इस पे नेगोशिएशन करना चाहेंगे। कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान काफी अरसे से कह रहा है कि डेमोग्राफिक्स पे, एनवायरमेंट के ऊपर बातचीत कर ले तो कर लें बातचीत, साइड के ऊपर एक एडिशनल प्रोटोकॉल हो सकता है। देखिए ट्रीटी से अगर हिंदुस्तान खुश नहीं था तो पाकिस्तान भी उतना खुश नहीं था, लेकिन वो तो अब बन चुकी और इतने अरसे से चल रहा है, अब एक एडिशनल प्रोटोकॉल ही है वो ही जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। बाकी ये अभी जहां साहब आपने आखिरी जो कमेंट दिया मैं उसके मुतालिक कह दूं कि मैंने तो कम अज कम रिजवान सईद शेख साहब की जो मीडिया में इंटरव्यू सुने हैं मैं तो बहुत ही मुतासर हुआ। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के का मुकदमा भी मजबूत था और हमारे
लंदन में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में बहुत ही अच्छे तरीके से मुकदमा लड़ा। जी बिल्कुल। और जो डिप्लोमेटिक इनपुट होता है, अगर उसको ज्यादा वजन दिया जाए तो मैं देखा कि बड़े बड़े जो ट्रिकी मामलात है उसमें डिप्लोमेटिक इनपुट अक्सर रास्ता दिखाया करता है। इस पूरे इशू में भी हमने ये देखा कि जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसने बड़ी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। ब्रेक पे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जहांजेब अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाला की बजट कैसा होगा आपके लिए, मेरे लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, कितने नए टैक्स हम पे लगने वाले हैं, क्या कोई रिलीफ भी मिलने वाला है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। विफाकी बजट की आमद है और इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत सारी चीजों को जिस हवाले से तशवीश का शिकार है, उसमें एक ये बात भी है कि भाई टैक्सेस और खासतौर पर तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस के ऊपर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, जो आम खाने पीने की चीजों की कीमतें हैं, इस हवाले से उनके पास क्या इस दफा कोई कुशन होगा, उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा। आलमी जो बैंक है, वफाकी बजट से पहले IMF के कुछ नए मुतालबे भी हमारे सामने आए और वो मुतालबे क्या हैं। नए विफाकी बजट से कबल IMF ने जो नए मुतालबे सामने रखे हैं और विफाकी और सूबाई सतह पर तमाम मुतफिका इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा भी किया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमतों से अखराजात में कमी और कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए तहरीरी जमानतें तलब की हैं, जबकि विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से बिजली और गैस की सब्सिडी पर मुकम्मल पाबंदी का भी मुतालबा किया है। इसके अलावा सूबाई हुकूमतों को नई भर्तियों पर पाबंदी लगाने और राइट साइजिंग के इकदाम को संजीदगी से लेने की हिदायत की है। IMF ने हुकूमत को बजट अहदाफ पर पार्लियामेंट में इत्तफाक़ राय पैदा करने और सूबों की फाल शिरकत यकीनी बनाने के साथ साथ बिजली और गैस की चोरी और स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए विफाकी और सूबाई मुश्तरका कोशिशों का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक सूबों को अपने बजट में ज़रई आमदन और खिदमात पर टैक्स लगाने के एक्शन प्लान शामिल करने की भी हिदायत की गई है। इसमें तो IMF बार बार हमसे काफी अरसे से रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, हुकूमत के साइज ट्रिम डाउन करने की बात कर रहा है। हालांकि हमने पिछले साल ही तनख्वाहें बढ़ाई हैं अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और हुकूमत का जो साइज छोटा करना था, पता नहीं उसमें कितनी एफिशिएंसी है। लेकिन बहरहाल प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर बराए वजीर आजम हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम खान साहब हैं, मुशीर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बराए खजाना, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। आप लोगों को दावत इसलिए दी कि थोड़ा बजट को हम समझने की कोशिश करें। लोग अक्सर मुझसे, बल्कि इनफैक्ट इस सेगमेंट के दरमियान भी लोग पूछे थे जी बजट कब आना है। तो एक आम इंसान अब जेन्युइनली बजट के अंदर दिलचस्पी इसलिए रखता है कि उसको मालूम हो कि भाई क्या उसको रिलीफ मिलना है या उस पर मजीद सख्ती आनी है। आपसे शुरू करते हैं राना एहसान साहब, बता दीजिए पहले ही कि क्या जो टैक्स के हवाले से जो तनख्वाहदार तबका है, सबका ये सवाल है, इसी से मैं शुरू करूंगी, किसी रिलीफ की उम्मीद रखें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पिछला जो बजट था वो एक बड़ा टफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में दिया गया, जहां इन्फ्लेशन बड़े हाई नंबर पे थी और उसके अलावा आपकी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो मुल्क की जो है वो काफी खराब थी, CAAA नेगेटिव पे थी। ये बजट जो है एक ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, काइबर इज अंडर कंट्रोल, आपका फॉरेक्स साइड जो है वो किसी हद तक सेटल्ड है, ग्रोइंग है, और तो ये एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ का बजट होगा। देखें, आपने टैक्सेस के हवाले से बात की, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का ये फोकस है इस बजट के अंदर कि हम अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करें या सैलरी क्लासेस की बात करें, जिस हद तक जो आपने पिछले बजट में देखा था कि टैक्स स्लैब्स जो थे वो स्ट्रिंजेंट हो गए थे और टैक्सेस बढ़ाए गए, तो इस दफा कोई टैक्सेस में बढ़ावा आपको नहीं नजर आएगा, बल्कि सैलरी क्लास को ईज आउट करने की कोशिश की जा रही है। जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो तो ऑब्वियसली बजट में अनाउंस होंगे, वो तो अभी हम वी आर नॉट दैट्स नॉट ओपन फॉर डिस्कशन। कॉर्पोरेट टैक्सेस में भी देखा जाएगा सैलरी क्लास को आप ईज आउट करेंगे, वो कहां से कुशन निकालेंगे, क्योंकि ताजरों से तो आप लोग टैक्स नहीं ले पाए, टैक्स ब्रैकेट को आप उस तरह से नहीं बढ़ा पाए। सैलरी क्लास से जब आप टैक्स में उनको रिलीफ देंगे तो फिर वो कहां से पूरा होगा? अभी एक तो जो पिछली दफा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30% की ग्रोथ है, अभी एग्जैक्ट तो 30 जून में क्लोज होगा, लेकिन एक अच्छी टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ है और हम 8.25% टैक्स टू GDP से हम तकरीबन 10 या 8% पे हम टू 11% के दरमियान में फॉल करेंगे, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन जो रिलीफ हमने कहां से देना है, देखिए ऑब्वियसली ये जो टैक्स टारगेट है ये उतना एग्रेसिव नहीं होगा जितना आपने पिछले साल में देखा है, 40%
का इजाफा था टैक्स टारगेट में, तो ये एक माकूल टैक्स में टारगेट होगा, परसेंटेज वाइज मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन ओवरऑल इसके अंदर जो मैं अगर बुनियादी बात करूँ बजट में जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि बड़े वेरी लिमिटेड न्यू टैक्सेस, यानी कि नए टैक्सेस आपको बिल्कुल नहीं नजर आएंगे. आपको जो है ज्यादा फोकस जो आपने कहा वो इन्फोर्समेंट पे होगा और कंप्लायंसेस पे होगा. अच्छा. इसी चीज पे फोकस किया जाएगा. और देखें जो टैक्स के अंदर जो एनॉमलीज थी वो काफी हद तक तो हमने दूर की कि कुछ सेक्टर्स जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन वहां आपको हॉरिजॉन्टल इक्विटी टैक्सेस में नहीं नजर आ रही थी. हॉरिजॉन्टल इक्विटी का ये मतलब कि आपको वहां टैक्स रिजीम्स आसान थी और कुछ कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स रिजीम्स हैवी थी. तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी की तरफ ये आपको नजर आएगा कि जो इनकम्स हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए और टैक्सेशन बराबर की. तो ये बड़े फोकस होंगे. चलिए, जो आपने टैक्स के वाले से बात की है राना साहब, आखिरी चीज ये कि आपको नजर आएगा कि टैरिफ्स में रिडक्शन होगी. जो कस्टम ड्यूटीज होती हैं, जो रेगुलेटरी ड्यूटीज होती हैं, जो एडिशनल एसीडीज होती हैं, उसमें एक मैसिव रिलीफ हम देने जा रहे हैं. रिडक्शन इन टैरिफ्स होंगे जिससे ऑब्वियसली आपकी चीजों के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की इनपुट्स हैं उसमें कमी आएगी और वो फिर ओवरऑल कंज्यूमर तक वो ट्रिकल डाउन करेगा कीमतों की कमी के अंदर. तो हम समझते हैं कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ ये बजट लेके जाएगा पाकिस्तान को, एक ओपन इकोनॉमी मॉडल की तरफ ये पाकिस्तान को लेके जाएगा. आपका नुक्ता आ गया राना साहब. मुझे मुजम्मिल साहब की तरफ बढ़ना है बिकॉज जो आपने सारे क्लेम्स किए हैं. मुजम्मिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रिलीफ मिलेगा सैलरीड क्लास को? बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन वहां से थोड़ा सा जो वजन है, बोझ है, इसको कम किया जाएगा. ग्रोथ लेड इनकी अब इस वक्त टैरिफ रेट्स होंगे जहां पर ये बहुत सारी ड्यूटीज जो लगाई गई थी उनको रिड्यूस कर दिया जाएगा. और इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट की बात होगी. ये 3 अहम नुक्ते राना साहब ने उठाए हैं. ये तो म्यूजिक टू एनीवन्स ईयर्स है कि अगर आम शख्स देख रहा हो कि भाई ये तो क्या आपको लगता है कि ये डूबल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं नहीं चाहता कि राना साहब ईद आ रही है कल और राना साहब को जो है काउंटर करूं और अवाम को जो है ईद पे भी परेशान करूं. लेकिन मैं आपने कहा ना म्यूजिक, ये जैसे कहते हैं ना वो कानों में एयरपोर्ट लगाना, ये म्यूजिक कानों में राना साहब के एयरपोर्ट लगा हुआ यही सुन सकते हैं, अवाम भी सुन सकती. ठीक है ना, अवाम के लिए तो बुरी खबरें ही है. और मैं ये जो अभी पिछला 1 हफ्ता है मैं इस्लामाबाद में गुजारा है और वजीर आजम हाउस में जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, वहां पे वक्त गुजार कर आया हूँ. और इसके अलावा 1-2 दिन पहले जो एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें मुल्क का तरक्याती बजट बनता है, तो राना साहब कह रहे थे कि पिछले साल जरा मुश्किल साल था, ये साल बड़ा आसान साल है. ये इतना आसान साल है मारिया कि पिछले साल बजट में इन्होंने 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा था जो 1100 कर दिया था बजट पास करने तक. इस साल इनको 1000 अरब रुपए की भी गुंजाइश दी गई. 1000 अरब रुपए सोचें, ये कहते हैं मुल्क की जीडीपी का साइज है 1,15,000 अरब, उसमें 1000 अरब रुपए. फिर जो 3 साल गुजरे हैं उसका तो आप छोड़ दें. अब राना साहब कह रहे हैं ग्रोथ का साल होगा. इनके वजीर आजम के सामने मैंने बैठ के परसों इनकी पूरी ग्रोथ की जो है ना कट्टा छट्टा खोला. मैंने कहा ये आप क्यों झूठ बोलते हैं, धांधली ज़्यादा. जो हमारे मुल्क में हम धांधली का वर्ड सिर्फ इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये धांधली ज़्यादा जो आपने ग्रोथ के नंबर दिए और मोर और लेस एग्री किया गया है ये मेरी बात से. और मैंने कहा उसके बावजूद पाकिस्तान की आबादी से कम आपकी जो है शरह नमू है. और ये वजीर आजम साहब ने भी बात की कि हमारी आबादी ज्यादा. और ये आज आपने वर्ल्ड बैंक की भी हेडलाइन देख ली कि 45% इस मुल्क की आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई. फिर मैंने ये 4 जो राना साहब बात कर रहे हैं 4.2% ग्रोथ की, मैंने कहा ये कहां से आएगी आपके पास? तरक्याती बजट आपने काट दिए पकड़ के. अगला जो है क्या आपने एग्रीकल्चर इंसेंटिव दिए, एक्सपोर्ट्स का क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या चीजें दे रहे हैं? कार्बन टैक्स आप लगाने जा रहे हैं. ये जो अभी लॉलीपॉप इन्होंने हमें सुनाई कि वो जो कस्टम टैरिफ कम हो रहे, वो तो आईएमएफ ने बोले अल्लाह खैर करे वो एफपीआर किसी और जगह टैक्स लगा देगा. तो ये जो है सारी चीजें सच. मैं ये नहीं कहता कि राना साहब वगैरह जो है कसूरवार है. मैं ये कहता हूं कि लोगों को सच बोल के वर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें और ताकि उनके जहन साजी हो सके. ये क्या बात हुई कि आप हर साल झूठ बोल के
बड़े बड़े फिगर बुलंद वाला, बाद में फिर आप कहते हैं ये काटो। अब मुझे पता है, मैं आपको 2-3 बातें नहीं बता सकता कि वफाकी हुकूमत ने क्या क्या डिमांड की है और कितने वो परेशान है माली मामलात में। ठीक है, डॉलर आप रोजाना अखबारों में पढ़ लें, वापस से वही मामला होंगे। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर नहीं अवेलेबल हो रहा, इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही। वो जो एमओयू पे कब्रिस्तान लगाए तो किधर है? खुदा के वास्ते कोई हमें कोई एक आध डॉलर ही दिखा दे कि इस मुल्क में आ गया। फिर मैं ये कहूंगा इनका कसूर नहीं है, ये इनका कसूर सिर्फ ये कि जिस तरीके से ये इलेक्शन जीत के इनको बिठा दिया गया, उसके बाद मामला खराब गए। लेकिन ये कि अब हमें इट्स टाइम कि राणा साहब, क्या हो रहा है। देख रही मुजम्मिल साहब आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो राणा साहब सर हिला रहे हैं नफी में। वो कह रहे हैं कि जी ये जो आप कह रहे हैं कि नए टैक्सेस कहीं और से लगा के पूरे किए जाएंगे और ग्रोथ का कोई इसमें मार्जिन ही नहीं है। टैक्स की बात कर 1,100 अरब रुपए 11 महीने में कम हो गया। टैक्स 1,1100 अरब वैसे कम हो गया। जून में अभी इन्होंने फिर बहाना करना है, ईद आ गई, फिर टारगेट पूरा नहीं हुआ। टैक्स के टारगेट में पीछे। अभी मैं कराची में आज शाम को पहुंचा हूं, तो अभी वो मुझे कुछ कसाई आए थे हमारे पास, जो हमारे काटते हैं बकरे वगैरह। उन्होंने कहा जी खबर आ गई है कि मार्केट क्रैश होगी, लोगों की जो है ना मवेशी बेचारे लेकर खड़े में। अब मैं 2 तरीकों से सोचता हूँ उसका। अब मैं सोचता हूँ एक आम इंसान जो कुर्बानी करना चाहता है, पहले वो नहीं खरीद सकता, फिर जो बेचारा पूरे साल उस जानवर को पालता है और एंड में उसका नहीं, वो जो गंदम वाला हाल उसका फिर हो जाना है, फिर उससे कसाईयों के रेट पे लेके जाएंगे। ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। राणा साहब, ये जो आप क्लेम कर रहे हैं कि ये आपका जो ग्रोथ है वो 4.4% होगी, और लेकिन आज मैं ये स्टडीज देख रही थी, एलएसई ने भी खासतौर पे एक सर्वे किया है और उसमें कुछ स्टडीज सामने आई है जो ओवरऑल इंटरनेशनल पब्लिकेशंस है जिस तरह रेट करे वो तो कर रहे हैं फोरकास्ट के 2.4% आपकी ग्रोथ होगी। आप लोग 4.4 क्लेम कर रहे हैं। नहीं, देखिए इस साल की जो ग्रोथ है वो तो जो है ऑब्वियसली इट इज बिलो 3%, और यानी कि ये दुरुस्त है कि जो आबादी की शरह है अगर वो 2.6% है या 2.5% पे ग्रो करती है, तो इट इज नॉट ऐसी जो है वो सूरत हाल नहीं है कि जहां जो है वो जॉब अब्सॉर्प्शन हो रही है मुकम्मल तौर पे, जो लेबर मार्केट के अंदर लोग एंटर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इस ग्रोथ रेट के ऊपर गुर्बत में भी इजाफा होता है। तो ये हमने नहीं कहीं क्लेम किया कि जो है ये ग्रोथ बहुत ज्यादा है जो अभी जो साल गुजरा है। हमने स्टेबलाइजेशन का क्लेम किया है, और वो क्लेम हमारा नहीं है, उसको रिकग्नाइज किया IMF ने भी किया है। जो अमेरिकन मैगजीन्स हैं वो एक मिनी मिरेकल इसको उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 40% से इन्फ्लेशन आपकी 1.5-2% पे आई है। तो ये चीजें तो हुई हैं। देखिए डेफिनेटली चैलेंज मूविंग फॉरवर्ड ग्रोथ का ही चैलेंज है, और उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो टैरिफ्स के ऊपर 200 अरब रुपए का टैरिफ के अंदर तकरीबन रिडक्शन आएगा, और बिल्कुल हम उसके पैरेलल हम कोई FEDs या टैक्सेस नए नहीं लगाएंगे, कि वो उसका मकसद ये है कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम बढ़े। और बिल्कुल ये जहां IMF ने जो हमें कहा था उससे बढ़ के हम कर रहे हैं, और ये हमारा होम ग्रोन प्लान है जो उड़ान पाकिस्तान के तहत है। तो ये IMF नहीं करा रही है, हम खुद कर। को समेटना है। चैलेंजेस जो चैलेंजेस आपका सिर्फ आखिरी बात, जो चैलेंजेस मुजम्मिल साहब ने रेज, वो हम करेंगे बात। वो जो बजट के हम देख भी लें, फिर उसके बाद चैलेंजेस पे भी बात करेंगे। मुजम्मिल साहब, ये जो स्टेबलाइजेशन की बात कर रहे हैं राणा साहब, कि आपको स्टेबलाइजेशन भी नजर नहीं आ रही? जो ग्रोथ की तो वो उसके ऊपर बिल्ड करेंगे ना, लेकिन एक साल कॉल उनके स्टेबलाइजेशन के ऊपर हुकूमत की ज्यादा एफर्ट्स लगी हैं, कोशिशें लगी हैं, तो आप स्टेबलाइजेशन नहीं देख रहे? जी मुजम्मिल साहब, ये आपके लिए सवाल है। क्या स्टेबलाइजेशन जो हुकूमत क्लेम कर रही है आपको नजर नहीं आ रही वो? हाँ जी जी। नहीं जी, बिल्कुल दिस इज नॉट दी स्टेबलाइजेशन एट ऑल। अगर आपके पास बजट डेवलपमेंट का नहीं है, आप जो है सूबों को कह रहे हैं कि आप इखराजात अपनी तरफ ले लें, आप जो है एक्सपोर्ट्स जो है गिर रही है, उस पर एग्रीकल्चर ग्रोथ पे आप जो है खुद कह रहे हैं बैठ के मीटिंग में कि हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है। फिर अब पानी का मसला भी साथ कह रहे हैं कि अगर इंडियन के पानी ये प्रोग्राम की बात कर रहे हैं
ایسا چیز ہی رکھے تھے تو خود انہوں پر کاٹ دیے گئے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ فیلنگ ہو اور جب آپ کا پلاننگ منسٹر اتنا مایوس ہو جائے کہ آپ اس کو فنڈ نہیں دیا جا رہا, عوام کو پتہ نہیں ہے کہ سینٹیمنٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ایکسپورٹ کا نمبر اب بھی آیا مئی کا, ایکسپورٹس کا حال دیکھیں پچھلے سال مئی 2024 سے بھی کم آئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. صحیح. یہ پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب تھے, مزمل اسلم خان صاحب. رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ریلیف کی امید رکھے, مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سہانے خواب نہ دکھائیں, عید سے پہلے ہم عید خراب نہیں کرنا چاہتے, لوگوں کو ہی بتا کر کہ بھئی ایک ڈرانا خواب ہو سکتا ہے آنے والا بجٹ. بہرحال جی بجٹ آئے گا 10 تاریخ کو, اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتنا کر حکومت جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے جو وہ کلیم کرتی ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں غربت کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. عالمی بینک کے جو نئے فگر سامنے آئے ہیں اس نے پاکستان میں غربت کی لکیر کو 44.7% کر دیا ہے, یعنی کہ آلموسٹ 45%. عالمی بینک کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا کے لوئر مڈل آمدن والے ممالک کے لیے $4.20 روزانہ فی کس کمانے والے کو غربت کی لکیر سے نیچے تصور کیا ہے. پہلے $3.65 روزانہ کمانے والے کو غربت کی لکیر سے نیچے تصور کیا گیا تھا. اس کے نتیجے میں پاکستان میں غربت کی سطح 44.7% ہو گئی ہے. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق ملک کی غریب ترین آبادی کی شرح 16.5% ہے, جس کی روزانہ آمدن $3 فی کس ہے, جبکہ اپر مڈل آمدن $8.5 روزانہ ہے, اور پاکستان کی کل آبادی کا 88% افراد اس پر مشتمل ہے. $4.2 کے لحاظ سے 10 کروڑ 79 لاکھ پاکستانی غربت کا شکار ہیں. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 6 افراد 3 بچوں 3 بڑوں پر مشتمل فیملی کو ماہانہ 75,000 روپے سے زائد خرچ کرنا پڑ رہا ہے تاکہ وہ مناسب طریقے سے رہائش, خوراک, صحت اور تعلیم حاصل کر سکیں. الیکشن کیمپین تھی 92 کی, اور اس میں بل کلنٹن سے سوال پوچھا گیا تھا کہ بھئی ان کے مینیفیسٹو کے حوالے سے اس وقت اکانومی میں امریکہ کے مسائل تھے, اور ایک لائن تھی جس پہ اس وقت بل کلنٹن نے ایمفسائز کیا, اور انہوں نے کہا کہ اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ, یعنی اکانومی ہی تمام پاکستان کی اس وقت چیلنجز کا سب سے بڑا جڑ بھی ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.